हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटू कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान हब पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के राजनीतिक शास्त्र। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे चैप्टर 1 के, जो कि चैप्टर 1 का नाम है आपका संविधान। और इसमें हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आपके आने वाले एनएमएस के एग्जाम हो, चाहे सीएमएमएस के एग्जाम हो, जिसके थ्रू आप 48,000 का स्कॉलरशिप पाते हैं, वही एनएमएस का एग्जाम, या फिर आपका आने वाला जेक बोर्ड का एग्जाम हो। हर ही एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एमसीक्यू है जो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम याद रखिएगा दोस्तों, चैप्टर का नाम है आपका संविधान, जो कि है राजनीतिक शास्त्र। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है। क्वेश्चन क्या दोस्तों, सिंपल सा, कि दुनिया में बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें से जो लिखित संविधान और सबसे बड़ा संविधान है वो किस देश का है। जैसे कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है भारत, चीन, अमेरिका, रूस। तो दोस्तों बात करें सबसे बड़ा और लिखित संविधान का, तो वो है भारत का। तो इस तरह से हो जाएगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर ए, भारत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दोस्तों, कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है। दोस्तों बात करें सबसे बड़ा और लिखित संविधान का, तो वो तो भारत का है, लेकिन बात करें सबसे पुराना लिखित संविधान का, तो वो किसके पास है, तो वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम लोग शॉर्टकट में अमेरिका भी बोल सकते हैं या फिर यूएसए बोल सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इस तरह से जाएगा आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि भारत में कैसी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। क्वेश्चन सिंपल से क्या है कि भारत में कैसी शासन व्यवस्था अपनाया गया है, जो शासन करते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक कैसी शासन व्यवस्था है। तो दोस्तों ऑप्शन में जैसे दिया है संघीय शासन व्यवस्था, राज्य शासन व्यवस्था, राजतंत्र शासन व्यवस्था, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करें भारत की, तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हो जाएगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दोस्तों, कि संघवाद का तात्पर्य क्या है। सिंपल से क्वेश्चन क्या बोला कि संघवाद, संघवाद मतलब क्या होता है। तो बात करें संघवाद का, तो संघवाद में जैसे कि आपका ऑप्शन दिया हुआ कि एक स्तर की सरकार को कहते हैं, या तो पूरी शासन केंद्र के हाथ में रहता है उसको बोलते हैं संघवाद, या तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार है उसको बोलते हैं संघवाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करें संघवाद, तो संघवाद का मतलब ही होता है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो। जैसे कि हमारे भारत देश की बात करें, तो भारत में संघवाद अपनाया गया जिसमें से एक से देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार है, जैसे कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, ये सारे सरकारें काम करती है। तो उसी से रिलेटेड आपका हो जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दोस्तों, कि भारत में कितने स्तर की सरकारें काम करती है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार की। पहला केंद्र सरकार के तहत, दूसरा राज्य सरकार के तहत, और तीसरा स्थानीय सरकारें काम करती है। तो पांचवा का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 सरकारें काम करती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, कि कोई भी कानून बनाने के लिए संविधान में कितनी सूचियां हैं। कहने का मतलब क्या है कि कानून हमारे यहाँ दो ही बनाती है, एक राज्य सरकार बनाती है, एक केंद्र सरकार बनाती है। तो किस सूचियों के तहत कौन सा कानून किस सरकार बनाएगी, चाहे वो केंद्र सरकार बनाए या राज्य सरकार बनाए, तो कौन सी सूचियों के तहत कौन कौन से नियम पर, कौन कौन सी चीजों पर कानून बनाना है, वो सूचियां दी है। तो भारत में इस तरह से 3 सूचियां जारी किया गया। पहला समवर्ती सूची, दूसरा संघ सूची, और तीसरा राज्य सूची। तो यही तीनों सूची की मदद से सरकारें क्या करती है, कोई भी कानून बनाती है, चाहे वो राज्य सरकार बनाए चाहे केंद्र सरकार बनाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि संघ सूची में केवल संघ का कानून बना सकता है, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार का कानून बना सकते हैं। लेकिन समवर्ती सूची में दोनों राज्य सरकार भी और संघ सरकार भी दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर संघ सूची में और राज्य सूची में कानून बनाने में जब भी कोई दोनों में मतभेद हो, तो वो संघ सूची का कानून ही हमेशा मान्य रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जगह आपका छठा का, कोई भी कानून बनाने के लिए संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो वो है आपका 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इस तरह से जगह छठा का ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दोस्तों, कि केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। सिंपल से क्या बोला कि केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो संवैधानिक अध्यक्ष कार्यपालिका का होता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपका संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका 7वां का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दोस्तों, कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। सिंपल से बोलो, पहले कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष तो वो होता है राष्ट्रपति, लेकिन जो हमारा मंत्री परिषद है जो लोकसभा में बैठता है, जिसमें आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया,
खेल मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, तो ये सारे जो मंत्री परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष होता है यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री। तो इस तरह से हो जाएगा 8वां का ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बात करें लोकसभा का अध्यक्ष तो वो अलग होता है। लोकसभा का अध्यक्ष होता है ओम बिरला, जो कि अभी वर्तमान में है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है आपका प्रधानमंत्री। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दोस्तों, कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि हमारे देश में उच्चतम न्यायालय जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, और उच्च न्यायालय जो प्रत्येक स्टेट में वहां के न्यायालय बोलते हैं जो उच्च न्यायालय। जैसे हम बात करें झारखंड में, तो झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो वो है आपका रांची में। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि उनके न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 9वां का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दोस्तों, कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जा सकता है? सिंपल सा, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा नहीं सकता है। अगर मान के चलो उसको हटाना रहा तब कैसे हटाएगा? तो एक नियम होता है हमारे संविधान में दिया गया जिसको बोलते हैं महाभियोग द्वारा। उस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, महाभियोग लगाया जाएगा और उसी माध्यम के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दोस्तों, कि संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं? दोस्तों बात करें संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं, तो जैसा कि ऑप्शन दिया पहला, मौलिक अधिकार को कहते हैं, या मौलिक कर्तव्य को कहते हैं, या फिर मानवाधिकार को कहते हैं, या फिर इनमें से सभी को कहते हैं। दोस्तों बात करें हमारे संविधान की अंतरात्मा किसे कहा गया, तो वो कहा गया मौलिक अधिकारों को, जो कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को हमारे देश के नागरिकों को दिया गया है। शुरुआत में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन बाद में एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, और उस मौलिक अधिकार को कौन सा नाम था ये हम आने वाले बाद में क्वेश्चन में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान के अंतरात्मा किसे कहते हैं, तो कहते हैं मौलिक अधिकार को। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 11 का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला कि भारतीय संविधान में नागरिकों को वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? दोस्तों बात करें अभी का, तो अभी वर्तमान में आपके टोटल 6 मौलिक अधिकार दिए गए, लेकिन जब संविधान बना था उस टाइम पे टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक था संपत्ति का अधिकार। तो उस संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसको हटा दिया गया था। तो अभी वर्तमान में बचे कितना? तो बचे आपका 6। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 12 का क्वेश्चन क्या है, कि भारतीय संविधान में नागरिकों को वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो वो है आपका 6। तो इस तरह से 12 का ऑप्शन नंबर सी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कि भारतीय संविधान में नागरिकों को वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए? दोस्तों जिस प्रकार मौलिक अधिकार मिला उसी प्रकार आपको मौलिक कर्तव्य दिया गया। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो वो है आपके 11। लेकिन जिस समय संविधान बना था तो इसको जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान में, उस टाइम पे मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन बाद में इसको 11 कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर सी, 11 मौलिक कर्तव्य है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की ओर। क्या बोला कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? जैसे कि संविधान के भाग 1, भाग 2, भाग 3 होगा। तो इस तरह से किस संविधान मतलब करने का मतलब क्या है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो वो आपके भाग 3 में। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, कि संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष हटाया गया? जैसे अभी हम बताए थे कि मौलिक अधिकार पहले 7 थे, लेकिन हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार को। तो ये हटाया कब गया? 1978 में, और 44वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका 15वां का ऑप्शन नंबर सी, 1978। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दोस्तों, कि शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया हमारे देश में? कि शिक्षा का अधिकार कानून बन गया कि शिक्षा सभी को, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उसको शिक्षा देना ही अनिवार्य है। ये कानून कब लागू किया गया? तो ये कानून लागू किया गया था आपका 1 अप्रैल 2010 से। हमारे देश में 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उसको अनिवार्य प्राथमिक शिक्षक देना जरूरी है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दोस्तों, कि वैसे अधिकार जो व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होता है क्या कहलाता है? सिंपल से क्या बोला, कि वैसे अधिकार जो व्यक्ति के जन्म से उसको प्राप्त होते हैं वो कौन सा अधिकार कहलाता है? तो ऑप्शन दिया क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक सिद्धांत, मानवाधिकार, या इनमें से सभी। तो दोस्तों बात करें जो अधिकार आपके जन्म से प्राप्त होते हैं, चाहे वो किसी भी देश हो, अमेरिका हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना, तो उसको बोलते हैं मानवाधिकार, जो आपके जन्म से वो अधिकार मिलते हैं। तो उस तरह हो जाएगा आपका 17वां का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दोस्तों, कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मानवाधिकार दिवस प्रत्येक साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दोस्तों, कि भारत का संविधान किस धर्म को अपनाता है? बात करें भारत का संविधान
तो भारत का संविधान कोई भी धर्म को नहीं अपनाता है। भारत का संविधान कहता है कि भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष है, या तो फिर पंथ निरपेक्ष बोल सकते हैं कि धर्म, किसी भी धर्म को वो मान्यता प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 19वां का सी, धर्म निरपेक्ष। अब आते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह किस अधिकार के तहत अदालत में जा सकता है। दोस्तों बात करें, अगर मान के चलिए कि अगर आपको लगता है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई भी चीज आपके जो मौलिक अधिकार है, टोटल मौलिक 6 अधिकार 6, तो उन मौलिक अधिकारों में आपको किसी चीज से अगर वंचित किया जाता है या फिर उल्लंघन किया होता है, तो आप किस अधिकार के तहत आप न्यायालय जा सकते हैं। तो वो है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 से लेकर 35 के बीच में। इसी प्रकार 5 और मौलिक अधिकार है, अगर आप बोलिएगा तो मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में खुद बताइए कि मौलिक अधिकार 6 है तो वो कौन कौन से मौलिक अधिकार है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ज्ञान हब को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें।